हम सबसे पहले देख लेते हैं स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर दो प्रकार से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जो उद्देश्य होते हैं, जो उद्देश्य है उसमें क्या होता है, पहले विशेषण होता है, विशेषण के बाद में विशेष्य होता है। यानी कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम पद होता है उससे पहले विशेषण लगा है अगर, तो वो स्थान के आधार पर विशेषण का कौन सा प्रकार है, उद्देश्य। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मीठा सेब, इतना लिखा मैंने, तो ये मीठा सेब से मुझे याद रहेगा मीठा पहले लगाया है, यानी कि यहाँ पर क्या है, उद्देश्य विशेषण है। कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है। ठीक, अब हम विधेय के बारे में जानते हैं। तो विधेय में क्या होता है, जो विशेषण होता है उससे पहले विशेष्य आता है, विशेष्य के बाद में विशेषण आता है। ठीक, और इससे पहले जो सर्वनाम लगा होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये हमें हमेशा ही मिलेगा, जब भी विधेय विशेषण होगा कहीं पर तो सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले ही आता है। ठीक है, इसलिए विधेय विशेषण में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि विशेषण बाद में आता है। भले ही सार्वनामिक विशेषण पहले आता है लेकिन आता है। जैसे यह सेब मीठा है। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो यह शब्द है ये एक सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम जो है इस सेब को निश्चित कर रहा है, यानी ये सार्वनामिक विशेषण है। ये सेब क्या है, एक विशेष्य है, और मीठा क्या है, इस विशेष्य का विशेषण। समझ में आया। उद्देश्य विशेषण में क्या होगा, विशेषण पहले होगा बाद में विशेष्य होगा, सिंपल तरीके से, मीठा सेब। ठीक, वैसे ही विधेय में क्या होगा कि विशेषण बाद में होता है विशेष्य के, और उस विशेष्य से पहले सार्वनामिक विशेषण लगा होता है। जैसे हम यहाँ पर कोई एक ले लेते हैं, जैसे यह सेब मीठा है, तो रमा मीठा सेब खाती है। तो यहाँ इस वाक्य में क्या हुआ, जो ये मीठा शब्द है ये क्या हुआ है, पहले आया है विशेष्य से। तो यहाँ कौन सा विशेषण का प्रकार हो जाएगा स्थान के आधार पर, उद्देश्य। यहीं पर यह सेब मीठा है। ठीक, तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा, विधेय। जहाँ विशेषण पहले है यानी तो वो उद्देश्य, जहाँ विशेषण बाद में है वो विधेय। ठीक, ऐसे हम याद रख सकते हैं। जैसे हम उद्देश्य को पहले पढ़ रहे हैं तो यानी विशेषण पहले आएगा, हम विधेय को बाद में पढ़ रहे हैं, सेकंड नंबर पर पढ़ रहे हैं, यानी विशेषण यहाँ पर सेकंड में आएगा। इस तरीके से हम ये ईजिली याद रख सकते हैं। और अगर हम ऐसे याद नहीं रख पा रहे हैं तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, उद्देश्य हमने पढ़ा है तो मीठा सेब, विधेय हमने पढ़ा है तो सेब मीठा है। हम ऐसे याद कर ले रहे हैं, उद्देश्य मीठा सेब और विधेय सेब मीठा है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, तो हमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हमें हमेशा याद रहेगा कि विशेषण पहले आएगा यानी उद्देश्य, और विशेषण बाद में आ रहा है यानी कि विधेय। ठीक, अब हम प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है गुणवाचक। ठीक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये होते हैं 4 प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर हमने पढ़ लिए 2, उद्देश्य और विधेय। अब व्याकरण के आधार पर देख रहे हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अच्छाई बुराई, उसकी दशा दिशा अवस्था, उसके रंग दोष गुण गंध, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक। जिसमें किसी भी संज्ञा सर्वनाम की पद की संख्या बताई जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। संख्यावाचक, अब हर चीज़ को हम गिन नहीं सकते ना, तो दूसरा जो सारे संज्ञा शब्दों को
संज्ञा या सर्वनाम पदों को जो दूसरा हम काम कर सकते हैं गिनने के अलावा, वो माप तोल कर सकते हैं। इसलिए माप तोल के आधार पर क्या बना, परिमाणवाचक। फिर आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन सा, गुणवाचक। गुणवाचक में सारी उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब आ जाएंगी, उसकी अवस्था, वो लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, बेकार है, सुंदर है, भद्दा है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। संख्यावाचक में सारी संख्याएँ आ जाएंगी। उसके बाद जितने माप तोल वाली चीज़ें बची वो परिमाणवाचक में चली जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण। प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के हो गए। संख्यावाचक जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो निश्चित संख्या होती है और दूसरी अनिश्चित संख्या होती है। सेम एज परिमाण में होता है, निश्चित परिमाण होता है और अनिश्चित परिमाण होता है। निश्चित संख्यावाचक भी 5 प्रकार का होता है। पहला हो गया गणनावाचक, दूसरा हो जाता है क्रमवाचक, तीसरा हो जाता है आवर्तीवाचक, चौथा हो जाता है समुदायवाचक और 5वां हो जाता है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक को वीप्सावाचक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया व्याकरण प्रयोग के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो पहले जो होते हैं वो उसकी दशा दिशा अवस्था को बताते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों को बताते हैं, वो गुणवाचक। जो संज्ञा या सर्वनाम पद की संख्या बताएंगे वो संख्यावाचक, जो परिमाण बताएंगे वो परिमाणवाचक, बाकी सार्वनामिक विशेषण। बाकी सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो किसी भी संज्ञा या संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करते हैं। जो हम सर्वनाम में पढ़ रहे थे ना, निश्चित सर्वनाम, तो जो सर्वनाम का प्रकार हम निश्चित पढ़ रहे थे वही होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक, वैसे ही अब संख्यावाचक हम देख लेते हैं। संख्यावाचक में भी निश्चित अनिश्चित 2 प्रकार का होता है, परिमाण भी निश्चित अनिश्चित 2 प्रकार का होता है। जो निश्चित संख्यावाचक है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, गणनावाचक, गणनावाचक जिसमें गिनती की जाती हो, यानी गिन के हम पता लगा सकते हैं 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा, 6 बच्चे, इस तरीके से। क्रमवाचक, जो क्रम, जैसे मान लो हमने बच्चों को क्रम में खड़ा कर दिया एक लाइन में, तो जो हमने पहले जो सबसे पहले खड़ा है तो हम क्या कहेंगे, पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही इसको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, क्रमवाचक। आवर्ती होता है दोहराव। क्या होता है, दोहराव, यानी कि जहाँ पर चीज़ों का दोहराना हो रहा है। कोई भी चीज़ है जैसे 4 गुनी या 5 गुनी, 6 गुनी, दुगुनी, तो वो क्या काय में आ जाएगी, आवर्तीवाचक में। जहाँ गुना शब्द लगा है यानी कि आवर्तीवाचक है। समुदाय, समूह को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें समूह की बात हो रही है पूरी। मान लीजिए एक घर में 4 लड़कियां हैं, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे कि चारों लड़कियां आ रही हैं। तो जो चारों शब्द है वो क्या कर रहा है, उन चारों लड़कियों का जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। प्रत्येकवाचक या वीप्सावाचक दोनों एक ही होते हैं। प्रत्येकवाचक जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि प्रत्येक के बारे में। एक क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और हमारे पास 50 ही किताबें हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 बच्चों को ही एक एक किताब देंगे ना, तो क्या कहेंगे कि प्रत्येक 2 बच्चों को एक बुक दी जाएगी, एक किताब दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येकवाचक यानी कि वीप्सावाचक। ये गणनावाचक भी 2 प्रकार का होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक। ठीक, पूर्णांक जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये पूरी संख्या आ गई यानी कि पूर्णांक। अपूर्णांक होती हैं जो संख्या पूरी नहीं होती, जैसे 1/3, 1/4, इस तरह आधा। तो ये सारी क्या हैं, अपूर्णांक संख्याएं हैं जिनको हम एकदम से नहीं गिन सकते। जैसे हम 1, 2, 3, 4 इनको पूरा तुरंत ही गिन सकते हैं, लेकिन क्या हम 1/3 या 1/4 या आधे को पूरा सा गिन सकते हैं, नहीं ना। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अपूर्णांक। तो अभी हमने प्रयोग के आधार पर देख लिए कि कितने प्रकार के होते हैं विशेषण, 4 प्रकार के होते हैं। उनमें भी हमने देखा संख्यावाचक और परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और निश्चित संख्यावाचक जो है वो भी 5 प्रकार का होता है। उसके बाद जो हमने गणनावाचक देखा वो 2 प्रकार का होता है। ये हो गया प्रयोग के आधार पर। अब हम देख लेते हैं तुलना के आधार पर। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि विशेषण को हम 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला हमने पढ़ लिया था स्थान के आधार पर, दूसरा हमने अभी पढ़ा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर,
तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, तुलना के आधार पर। जो तुलना के आधार पर विशेषण होते हैं उनको हम विशेषण की अवस्था भी कहते हैं। तुलना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, जिसे हम मूलावस्था कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। पहली मूल अवस्था, यानी कि जो मूल शब्द होता है वो मूलावस्था कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे सोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो ये अच्छा शब्द आया ये अपनी मूल अवस्था में आया हुआ है। यहाँ पर किसी से तुलना नहीं हो रही है, कोई चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ सोहन के बारे में बताया जा रहा है कि सोहन अच्छा लड़का है। यही अगर हम उत्तरावस्था में पहुँच जाते हैं तो क्या हो जाएगा, राजू श्याम से लंबा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, राजू और श्याम में तुलना हो रही है, यानी 2 लोगों में तुलना हो रही है। जब 2 लोगों में तुलना होती है तब कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। कौन सी, उत्तरावस्था। मूलावस्था में सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा, उसके रंग 2 गुणों को बता दिया जाएगा। लेकिन उत्तरावस्था में क्या होता है, 2 लोग होते हैं, उन दोनों के बीच की जो भी तुलना होती है वो की जाती है। 2 लोगों के बीच की तुलना अगर की जा रही है तो उत्तरावस्था। और इसमें हमें क्या होता है, तर लगा हुआ मिल जाता है। क्या शब्द लगा हुआ मिल जाता है, तर। तीसरा आ जाता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है, जहाँ पर जैसे अभी हमने देखा ये मूलावस्था, उत्तरावस्था में हमने देखा 2 लोगों के बीच में तुलना की जाती है। उत्तमा में क्या होता है, सभी लोगों में तुलना की जाती है, सभी लोगों में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है, तो वो क्या होता है, उत्तमावस्था होता है। कौन सी अवस्था होती है, उत्तमावस्था। और इसमें क्या होता है, तम लगा मिलता है। क्या लगा मिलता है, तम। जैसे उत्तरावस्था में तर लगा मिलता है, उत्तमावस्था में तम लगा मिलता है। जैसे दीपा सबसे अच्छा नृत्य करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दीपा नाम की लड़की है उसके कक्षा में जितनी भी छात्राएं हैं या जितनी भी उसके आसपास लड़कियां हैं उन सब में उसकी तुलना की जा रही है कि दीपा क्या करती है, सबसे ही अच्छा नृत्य करती है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। कैसी अवस्था हो जाएगी, उत्तमावस्था। ये कैसी अवस्था है विशेषण की, उत्तमा अवस्था। अगर 2 लोगों की तुलना हो रही है तो उत्तरावस्था, और सारे लोगों में से तुलना हो रही है या 2 से ज़्यादा लोगों से तुलना हो रही है तो उत्तमावस्था। ठीक, ये पढ़ ली हमने विशेषण की अवस्थाएं। अब हम देख लेते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के बारे में। रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है विकारी, दूसरे होते हैं अविकारी। विकारी जिनमें परिवर्तन होता है और विकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी विशेषण यानी कि जिनमें भी हम लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन देखते हैं, जिन विशेषण में, वो कैसे होते हैं, विकारी विशेषण। कैसे विशेषण होते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर, विकारी। जैसे अगर हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं पर हम क्या बोलेंगे, इसको मोटा। यहीं अगर किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, मोटी। ठीक है, ऐसे ही गोरा, अगर लड़का है तो गोरा और लड़की है तो गोरी। ठीक, गोरा, गोरी। यहीं अगर अविकारी की बात करें तो अविकारी ऐसे विशेषण होते हैं जिनमें किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो एक शब्द हमने ले लिया सुंदर, अगर यहाँ पर मैं इसमें लगा देती हूँ लड़का, एक संज्ञा हमने लगा दी लड़का, तब भी ये सुंदर ही रहेगा। अगर मैं यहाँ लड़की की बात करूँ तब भी ये क्या ही रहेगा, सुंदर, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, एक अविकारी विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण, अविकारी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इनमें से ऐसा कुछ आ जाता है जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, काला, गोरा, मोटा, मोटी, पतला, पतली, ठीक है, और लंबा, लंबी,
छोटा छोटी, तो ये कैसे हो जाएंगे? विकारी परिवर्तन। कैसे हो जाएंगे? विकारी विशेषण। और जैसे ये आ गया सुंदर, कठोर, भारी, तो ये कैसे हो जाएंगे? एक अविकारी विशेषण। कैसे? अविकारी विशेषण।